को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे गोब्लिन मॉन्स्टर्स लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बाकी के टाउन के बच्चे लोग डर के मारे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम लोग आसमान में काफी बड़े ड्रैगन को देखते हैं, जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और ये एक एग्जोसिस्ट होता है। वो बंदा कहता है कि मैं बचपन से ही ताकत चाहता था, मुझे लगा कि अगर मेरे पास ताकत होगी तो मैं किसी भी चीज को खो नहीं सकता और मुझे खुशियाँ मिलती रहेगी। और ऐसा बोलने के बाद वो बंदा एक स्पेल पढ़ता है, जिसके बाद कुछ तैलिस्मान नीचे जमीन पर उन मॉन्स्टर के पास पहुँच जाते हैं और वो तैलिस्मान अचानक से ही फट जाते हैं और वहाँ पर एक के बाद एक काफी बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे कि सारे गोब्लिन्स मारे जाते हैं। और तभी एक गोब्लिन एक बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो ड्रैगन सही टाइम पर आकर उसे खा जाता है और वो कहता है कि जो पावर मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, डीमंस को एक्सरसाइज करने की, और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और अब अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दरअसल इसकी फेवरेट स्टूडेंट ने ही इसे मार दिया होता है और उसे ये करने के लिए मजबूर किया गया होता है और वो मरने वाला होता है। वो कहता है कि मेरे बंदों को हॉस्टेज बना लिया गया और इंपीरियल कोर्ट में मैंने एक दुश्मन बना लिया और ये सब कुछ मेरी ताकत को पाने की लालच की वजह से हुआ है और अब मैंने सब कुछ खो दिया है। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने सामने देखता है, वहाँ पर एक लड़की होती है और इसी ने इस बंदे को मारा है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो उस लड़की से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इंपीरियल कोर्ट की है, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और ऐसा बोलने के बाद वो एक तालिस्मान को बाहर निकालता है, मैं अगली बार और भी ज्यादा अच्छा करूंगा, मैं अब अगली लाइफ में एक नई शुरुआत करूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो बंदा मर जाता है और वो एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है, जहाँ पर उसके फादर जिनका नाम ब्लेज था वो उसकी मैजिकल पावर को चेक कर रहे होते हैं और तभी वो मैजिकल सर्कल ग्लो करने लगता है और उसे देखकर एक बच्चा हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या ये सच है। और हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्टोन ग्लो नहीं कर रहा होता और उसके फादर कहते हैं कि सेका के पास कोई भी माना नहीं है। सेका का भाई उसे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा यूजलेस निकले, तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट की पावर नहीं है। वहीं सेका हमें बताता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है और ह्यूमंस मॉन्स्टर से बैटल करते हैं और हमारी फैमिली उल्वेट एम्पायर में काफी अच्छे मैजिक स्कॉलर के नाम से जानी जाती है। वहीं पर मैं इस फैमिली का तीसरा बेटा सेका लैम्प्रोज के रूप में पैदा हुआ, जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। और सेका की मदर एक मेट थी जिनके पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी और शायद इसीलिए सेका के पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। सेका अपने आप से कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर मेरे पास मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, लेकिन मेरे पास कर्स एनर्जी तो है। और इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सेका कुछ पेड़ की पत्तियों को लेकर जा रहा होता है। सेका कहता है कि पेपर काफी ज्यादा महंगे आते हैं तो मैं इन्हीं सबसे काम चला लूंगा। और अब वो उन पत्तियों को नीचे रखकर एक स्पेल पढ़ता है और जैसे वो उस स्पेल को पढ़ता है तभी वो सारी पत्तियां हवा में उड़ने लगती है और तभी कुछ पत्तियां चूहों में बदल जाती हैं और कुछ पत्तियां कौवों में बदल जाती हैं। और तभी सेका का भाई ग्रे वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी तरफ पत्थर मारते हुए कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो ग्रे, तुम आखिरकार मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो। और ये सुनकर ग्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेका को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही कौवे आ जाते हैं और वो ग्रे को चोंच मारने लगते हैं। और तभी यहाँ पर लुफ्ट भी आ जाता है जो कि उनका सबसे बड़ा भाई होता है। वो उन सभी कौवों को भगा देता है और वो ग्रे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नहीं, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो लुफ्ट उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है। वहीं सेका अपने मन में कहता है कि चलो कम से कम मैंने अपनी शिकिगामी को तो यूज किया और अब इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सेका हमें बताता है कि वो आज 7 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। जिसके बाद वो कहता है कि और अब मुझे इस जगह के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि कंट्री काफी ज्यादा बड़ी है और ये मेरी पास्ट लाइफ की वेस्ट कंट्री जैसी ही है, लेकिन यहाँ का कल्चर काफी ज्यादा पीसफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेका कुछ पेपर्स को काट के अपने लिए कुछ तैलिस्मान बना रहा होता है और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी कोई गेट को नॉक करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ईफा होती है जो कि उनकी एक मेड है। ईफा सेका से कहती है कि ये लो तुम्हारी जैकेट झाड़ियों में पड़ी हुई थी। जैकेट वापस लेने के बाद वो सोचता है कि जरूर इसे पक्का ग्रे ने फेंका होगा और तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है और वो गुस्से में ईफा से कहता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। ईफा ग्रे से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ। जिसके बाद वो सेका से कहता है कि तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास माना नहीं है, इससे तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं अकेडमी में जाने वाला हूँ मैजिक सीखने के लिए और उस अकेडमी का नाम है द रोडने इंपीरियल एकेडमी ऑफ मैजिक। ये अकेडमी कोर्ट मैजिशियंस को बनाने में फेमस है। सेका ये सुनकर कहता है कि द रोडने एकेडमी ऑफ मैजिक। ग्रे उससे कहता है कि तुम सोचना भी मत कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहीं पर रहोगे। और तभी उनके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो ग्रे से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे मैजिक को देखने वाला हूँ, जल्दी चलो। और ग्रे भी उनकी बात को मानकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी सेका अपने डैड से कहता है कि डैड, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। और उसके डैड मान जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उनके सामने 3 बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता है और उन सभी को अपने मैजिक का यूज करके उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय करना होता है। सबसे पहले लुफ्ट अपने माना को इकट्ठा करके विंड एज का यूज करके अपने सामने वाले पत्थर को आराम से तोड़ देता है। और अब इसके बाद ग्रे की बारी आती है। वो भी अपने माना को इकट्ठा करके एक फायर बॉल को बनाता है और वो भी अपने सामने वाले पत्थर को काफी आराम से तोड़ देता है। और ये देखकर उनके फादर उन दोनों की तारीफ करते हैं। जिसके बाद ग्रे सेका से कहता है कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम अपने मैजिक को ट्राई क्यों नहीं करते। और ग्रे सेका का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम मैजिक को तो यूज कर ही नहीं सकते।
सकते। सेका उससे कहता है कि ठीक है, मैं अपने मैजिक को ट्राई करूंगा। और ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सेका अपने मन में कहता है कि मैंने कसम खाई है कि मैं कभी भी पावर के पीछे नहीं भागूंगा और न ही मैं पावरफुल बनूंगा। मैं इन लोगों को अपनी पावर्स को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन इस शोमू ग्रे ने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है। जिसके बाद सेका अपनी पावर्स का यूज करके एक स्पेल पढ़ता है और एक ब्लू कलर के फायर बॉल को बनाता है और सेका अपने फायर बॉल से उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है और वो सारे के सारे पत्थर टूट जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रे शॉक होते हुए कहता है कि इसने बिना इनकांटेशन के ब्लू फ्लेम कैसे बना ली। और ग्रे को लग रहा होता है कि उसके वॉन्ड में थोड़ा बहुत मैजिक रह गया होगा और इसी वजह से सेका ये कर पाया। और उनके फादर उन्हें बताते हैं कि ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं जो लोग अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाते। कहा जाता है कि उनकी फ्लेम का कलर उनकी माना की क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता है। सेका उनकी बातों को सुनकर अपने डैड से कहता है कि डैड, मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं क्योंकि तुम्हारे पास माना नहीं है और इसीलिए मैजिक सीखना तुम्हारे लिए यूजलेस है। और ये सब सुनकर सेका थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर को हायर करने वाला हूँ और इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना। तो सेका कहता है कि ठीक है डैड, मैं समझ गया। और इसके बाद हम अगले सीन में सेका को देखते हैं जो कि अपने ट्यूटर के साथ पढ़ रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी पावर्स का यूज करके अपने भाइयों की ट्रेनिंग के ऊपर नजर रख रहा होता है। और इसके बाद वो कुछ किताबें निकालकर उसमें से मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा होता है और ये सारी चीजें छुपकर उसके डैड देख रहे होते हैं। और इसके बाद काफी समय बीत जाता है और अब सेका 11 साल का हो चुका है और वो तेलिस्मान को देखकर कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में काउंटलेस डीमंस को एक्सरसाइज करके सील कर दिया था, यानी कि मैं उन्हें वॉइड में भेज देता था। अगर मैं किसी तरह से गेट को बना लूं तो मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को वॉइड से वापस ला सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये काम करेगा या फिर नहीं। इसीलिए मैं सबसे पहले एक अच्छी बिहेव करने वाली स्पिरिट को समन करूंगा और वो एक तेलिस्मान का यूज करके वहाँ पर एक गेट को क्रिएट कर देता है। और जब वो गेट खुलता है तो वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है जो कि एक लड़की थी और उसका नाम यूकी है। और वहीं सेका सोच रहा होता है क्या ये काम करा, और तभी यूकी खुशी के मारे सेका के गले लग जाती है। मास्टर हारोयोशी, इतने सालों के बाद मिलकर आपसे काफी ज्यादा खुशी हुई, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी। सेका यूकी को दूर करते हुए सोचता है कि यूकी तो बुढ़ी हुआ करती थी, आखिर ये इतनी यंग कैसे हो गई। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी यंग कैसे हो गई। यूकी बताती है कि शायद ये सब आपकी कर्स एनर्जी की वजह से हुआ है। सेका कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें समन कर पाया, मेरे लिए उतना ही काफी है। यूकी कहती है कि आपने मुझे काफी टाइम के बाद समन किया है, इसलिए आप जो चाहोगे मैं वो करूंगी। तो सेका कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि मैं किसी स्पिरिट को समन कर भी पाता हूँ या फिर नहीं। और सेका कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हें देखें, इसलिए यहाँ से वापस चली जाओ। और तभी यूकी अपने आप को एक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और वो सेका के बालों पर जाकर बैठ जाती है। मैं वॉइड के अंदर रह रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर छुप कर रहने दो। और इसके लिए सेका मान जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे हारोयोशी बुलाना बंद करो, अब मेरा नाम सेका है। ठीक है मास्टर सेका। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि गलती से ईफा के हाथ से ग्रे के ऊपर पानी गिर जाता है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और ये आवाज सुनकर सेका भी यहाँ पर आ जाता है। ग्रे ईफा से कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा डांटना नहीं चाहता, अगर तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है तो आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और ग्रे के यहाँ पर गलत इरादे थे और ये सब देखकर सेका बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ईफा से कुछ काम है। और इस वजह से ग्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेका के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन सेका उसके पंच को काफी आराम से रोक लेता है और ग्रे को अपना हाथ छुड़ाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा और ईफा सेका को इसके लिए थैंक्स कहती है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें उसके रूम में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा डीमन जख्मी पड़ा होता है। ईफा सेका से पूछती है कि क्या हम इसे बचा नहीं सकते। तो सेका कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ इसे हील करने की, लेकिन अगर तुम इधर देखोगी तो मैं ठीक से फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम अपने चेहरे को दूसरी साइड कर लो। ईफा उसकी बात को मानकर अपने चेहरे को दूसरी साइड कर लेती है और उसके बाद सेका उस डीमन का एक बाल निकालकर उसे अपने तेलिस्मान पे लगाता है और इसके बाद वो एक स्पेल पढ़कर उस डीमन को हील कर देता है और वो डीमन वहाँ से चला जाता है। ईफा ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सेका से कहती है कि क्या तुम हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकते हो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास माना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बाकियों की तरह मैजिक को यूज कर सकते हो। तो सेका कहता है कि तुम भी तो काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम वो चीजें देख सकती हो जो नॉर्मल लोग देख नहीं पाते। ये सुनकर ईफा ब्लश करने लगती है। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सेका कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बार देखा है कि तुम एनिमल्स की सोल्स का पीछा करती हो। और ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और ईफा पूछती है कि क्या तुम भी एनिमल की सोल को देख सकते हो। तो सेका कहता है कि हाँ, मैं भी सोल को देख सकता हूँ। और उससे कहता है कि तुम और भी ज्यादा चीजें देख सकती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या क्या देख पाती हो। तो ईफा कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। और तब ईफा कहती है कि मेरी मोम के मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसके बारे में किसी को भी पता न लगने दूं। और ऐसा बोलने के बाद ईफा सेका को एक स्पिरिट दिखाती है और वो कहती है कि मैं इसी की वजह से खोई हुई चीजों को काफी आसानी से ढूंढ लेती हूँ। ये स्पिरिट माना की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग हो रहा है, मेरी ये स्पिरिट्स तुम्हें अवॉइड कर रही हैं। तो सेका उससे पूछता है कि क्या तुम इन स्पिरिट्स को कमांड दे सकती हो। तो ईफा बताती है कि हाँ, मैंने एक बार ट्राई तो किया था, लेकिन ये अच्छे से मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने चिल्लाकर इन्हें रोकने की कोशिश की और फिर ये लोग गायब हो गए।
ये सुनकर सेका अपने मन में कहता है कि ये लोग ईफा की कमांड को सुन रहे हैं, ये तो काफी